हेलो बेबीज, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है? हाउ हैव बीन? भाई आज तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया तुम्हारा भाई। देख लिया ऑलरेडी तुम लोग, वैसे मेरे को पता है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर आप अपने नोट से पढ़ाओ। मैंने ठीक है भाई, वेल एंड गुड। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, विच इज आर सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब कोई भी कंपनी कहां कहां से पैसे इकट्ठा करती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए या बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो हम इस चैप्टर में एक्सक्लूसिवली देखेंगे कि भाई कंपनी को पैसा कहां कहां से मिल सकता है। आपने बोला ठीक है सर, आ गया समझ में। अब लास्ट चैप्टर में हमने हमारा टॉपिक शेयर्स पर छोड़ा था क्योंकि वी वांटेड टू डिस्कस थोड़ा ज्यादा अबाउट इट, है ना। तो आज भाई तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए ये चीज बना के लाई है। ये देखा था हमने, दो क्लासिफिकेशंस देखे थे, है ना। फिर शेयर्स में रुके थे हम लोग। तो आज देखेंगे कि भाई ये शेयर्स होते क्या हैं। ऑलरेडी एक बार हम बात कर चुके हैं शेयर्स के बारे में, शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। थोड़ा और आज आराम से एग्जांपल्स के साथ डिटेल में बात करेंगे हम इसमें, ठीक है सर। तो हमने देखा यहां पे कि वी हैव दिस कंपनी जो क्या करके बैठी है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके बैठी है। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कंपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करती है ये जानने के लिए कि उसको अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए कितना पैसा लगने वाला है, ठीक है सर, कितना कैपिटल लगने वाला है। तो हमारी ये जो एग्जांपल में कंपनी है, ये मान लो ये मेरी ओनली लेक्चर्स लिमिटेड है, ये ओनली लेक्चर्स लिमिटेड। इसने क्या किया भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली और इनको क्या है, अब कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है इन्होंने पता कर लिया, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। यहां इन्होंने देखा कि भाई हमको 50 लाख रुपए लग रहे हैं हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आपने बोला ठीक है सर। अब ये 50 लाख में से जो 40 लाख रुपए है ना, ये मैं कैसे कर रहा हूं, ये मैं थ्रू शेयर्स उठा रहा हूं पैसा। जो 50 लाख रुपए मुझे लग रहे थे, इसमें से मैं क्या करने वाला हूं, 40 लाख रुपए शेयर्स इश्यू करके उठाने वाला हूं, यानी पब्लिक को अपनी कंपनी की ओनरशिप देने वाला हूं और बदले में उनसे 40 लाख रुपए उठाने वाला हूं मार्केट से। आपने बोला ठीक है सर, और बचे हुए 10 लाख कहां से लाओगे, बचे हुए पैसे मैं बोरो करूंगा, लोन लूंगा या फिर डिबेंचर्स इश्यू कर दूंगा, ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। आपने बोला सर आगे देखो भाई, मेरे को क्या, मैंने 40 लाख रुपए के शेयर्स इश्यू करने हैं। मनी टू बी रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने शेयर्स मार्केट में इश्यू कर रहा हूं, उसके बदले में मैं क्या ले रहा हूं आपसे, पैसा ले रहा हूं, और आपको दे क्या रहा हूं, ओनरशिप दे रहा हूं अपनी कंपनी की। सी, अब हमने देखा कि हमारी जो शेयर कैपिटल है, हमने देखा था ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, अनइशूड, इशूड में फिर सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, ठीक है सर। तो जो हमारी शेयर कैपिटल है, हमारी शेयर कैपिटल कितनी होगी, हमारी शेयर कैपिटल कहलाएगी 40 लाख। क्यों, क्योंकि मैंने अभी अपने 40 लाख रुपए कैसे उठाए हैं, शेयर्स इश्यू करके उठाए हैं सर, ठीक है। आपने बोला ये क्या किया आपने, टेकन फ्रॉम पब्लिक इन द एक्सचेंज ऑफ शेयर्स और ओनरशिप। मैंने शेयर्स दिए, उसके बदले में मैंने क्या लिया, पैसा लिया। मैंने ओनरशिप दी, उसके बदले में मैंने क्या किया, मैंने पैसा लिया। अब भाई कंपनी विल कन्वर्ट शेयर्स इनटू शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स बाय डिवाइडिंग इट विद फेस वैल्यू। भाई फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर, यानी जितने रुपए में मैं शेयर्स इश्यू करने वाला हूं, जितने रुपए का मेरा एक शेयर है। देखो कैसे, 1 रुपए के डिनोमिनेशन में होती है, 10 के डिनोमिनेशन में होती है, 100 के डिनोमिनेशन में होती है, यानी मेरी फेस वैल्यू जो है ना वो 1 रुपए भी हो सकती है,
भाई 10 रुपए भी हो सकती है, भाई 100 रुपए भी हो सकती है। आजकल जनरली 100 रुपए नहीं होती है। एट मैक्स कंपनीज अपने कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए ही रखती हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि मैंने जो 40 लाख रुपए के शेयर्स मतलब देना इशू करने वाला था, तो इन 40 लाख रुपयों में मैं कितने शेयर्स इशू करूंगा? मैं इन 40 लाख रुपए में कितने शेयर्स इशू करूंगा, ये जानने के लिए मुझे अपने वो जो 40 लाख रुपए मैं पब्लिक से ले रहा हूं, उसको मैं क्या करूंगा, अपनी जो मेरे शेयर्स की फेस वैल्यू है, जो मेरे शेयर्स की ओरिजिनल प्राइस है, उससे मैं क्या करूंगा, इन 40 लाख रुपयों को डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको देने वाला हूं, यानी पब्लिक को कितने नंबर ऑफ शेयर्स में इश्यू कर रहा हूं। तो मैंने हमारे एग्जाम्पल में क्या है, 40 लाख रुपए शेयर से उठाने वाला हूं, तो उसके बदले में मैंने उनको 4 लाख शेयर्स इशू किए हैं। भाई मैंने मार्केट से 40 लाख रुपए उठाए हैं, बदले में मार्केट में 4 लाख 40 लाख रुपए उठाए हैं और बदले में 4 लाख शेयर्स इशू किए हैं। अब ये 4 लाख शेयर्स कैसे पता चला मुझे? मेरी जो फेस वैल्यू थी, मेरे शेयर्स की जो ओरिजिनल प्राइस थी, उससे मैंने डिवाइड किया। किसे? मेरे 40 लाख रुपए जो मैंने मार्केट से उठाए थे। तो मुझे क्या पता चल गया? मेरे नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए। आपने बोला ठीक है सर। अब एक एग्जाम्पल देखो, हमारे जो हरीश मथारिया हैं, हरीश मथारिया को तो सब जानते हैं भाई, हरीश मथारिया को कौन नहीं जानता। ठीक है, अब हमारे हरीश सर ने क्या किया भाई, 10 लाख रुपए दिए मुझे हरीश सर ने, सिर्फ हरीश सर ने मुझे कितने दे दिए? वो 40 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए मुझे हरीश सर ने दे दिए। ठीक है सर, अब क्या हुआ? हाउ मेनी शेयर्स विल ही गेट इन रिटर्न? अगर उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं तो वो कितने शेयर्स पाएंगे मुझसे? कितने शेयर्स में उनको इश्यू करूंगा? अब भाई क्या करना है मुझे जो भी अमाउंट उनसे रिसीव हुआ है उसे मैं अपनी फेस वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे किसके? हरीश मथारिया के नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे कि कितने मुझे उन्हें इश्यू करना है। तो मैंने वही किया भाई, 10 लाख रुपए लिए, अपनी फेस वैल्यू से डिवाइड किया, मुझे पता चल गया कि हरीश मथारिया को 1 लाख शेयर्स मुझे देने। जो मैं 4 लाख शेयर्स मार्केट में इश्यू करने वाला हूं, उसमें से 1 लाख शेयर्स किसको इश्यू होंगे? हरीश मथारिया को। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं और मेरी कंपनी की 10 लाख रुपए की ओनरशिप ली। ठीक है, इस हिसाब से हरीश सर का कितना परसेंट हो गया? मेरी कंपनी में उनके पास कितने परसेंट की शेयर होल्डिंग हो गई? सर आपने बोला वो जो है हरीश सर जो है, he has become the owner of the company to the extent of shares he holds। कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं वो 1 लाख शेयर होल्ड कर रहे हैं। भाई मेरे कंपनी के टोटल शेयर्स कितने थे? मेरे कंपनी के टोटल शेयर्स थे 4 लाख शेयर्स, और हरीश मथारिया ने कितने शेयर्स लिए? टेकन issued to मिस्टर हरीश। कितने? 1 लाख शेयर्स हमने हरीश सर को इश्यू कर दिए। तो अब मुझे इनका परसेंट निकालना है, तो मैंने इंटू कर दिया 100 से। भाई मेरी कंपनी की 25% होल्डिंग जो है वो किसके पास है? वो हरीश मथारिया के पास है। कैसे? 40 लाख रुपए लिए, ठीक है, 40 लाख रुपए, एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। कितने शेयर्स हो गए? 4 लाख शेयर्स हो गए। अब 40 लाख में से 10 लाख मुझे किसने दिए थे? 10 लाख हरीश सर ने दिए थे। भाई हरीश सर की होल्डिंग कितनी हो गई? 25% की हो गई। कैसे हो गई? भाई 1 लाख शेयर्स भी तो देना पड़ेगा ना, 10 लाख रुपए लिए मैंने उनसे, तो मेरे शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है सर। तो उस हिसाब से 1 लाख शेयर्स में किसको दूंगा? हरीश सर को दूंगा। आपने बोला ठीक है सर, ही होल्ड्स 25% शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है सर। अब देखो, अब मैंने जो उनको दिया शेयर्स, वो किस फॉर्म में दिए? भाई मैंने उनको शेयर सर्टिफिकेट्स दिए। अब ये शेयर सर्टिफिकेट दिखता कैसा है? भाई उसमें कंपनी का नाम होगा, एक यूनिक नंबर होगा, ठीक है,
उस सर्टिफिकेट का एक यूनिक नंबर होगा, उसमें डायरेक्टर के साइन होंगे। याद है हमने कॉमन सील में देखा था, कंपनी जब भी कॉमन सील लगाती है किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो आफ्टर अफिक्सिंग द कॉमन सील इन एनी डॉक्यूमेंट वी नीड साइन ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड 1 सेक्रेटरी। बचपन की याद करो, बचपन में पढ़ा था, 11th क्लास में देखा था कि भाई जब भी कंपनी कॉमन सील लगाएगी तो उसको अपने डायरेक्टर्स का, 2 डायरेक्टर्स का साइन और 1 सेक्रेटरी का साइन भी करना जरूरी है। आपने बोला ठीक है सर। अब शेयर्स की डेफिनेशन देखते हैं, क्या है शेयर्स की डेफिनेशन। कंपनीज एक्ट कहता है कि शेयर मीन्स अ शेयर in the share capital of the company and include stock। कैसी टिपिकल सी डेफिनेशन दे दी गर्लफ्रेंड जैसी। सर समझ में ही नहीं आया क्या बोला। तुम्हारा भाई है, समझाएगा, टेंशन क्यों लेते हो। यहां पे ये बोल रहा है कि जो शेयर है ना, एक बेसिक सिंपल थंब रूल समझो। शेयर्स जो होते हैं, शेयर क्या है, share is the smallest unit of share capital of the company। शेयर जो है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक। अब यहां पे स्टॉक का क्या मतलब है, सी स्टॉक इज नथिंग बट अ इसको कैसे, स्टॉक जो होता है ना, कंपाइलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, यानी एक शेयर नहीं है, बहुत सारे शेयर्स हैं एक साथ रखे हुए हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम स्टॉक बोल रहे हैं। इसको ऐसे लिखो, स्टॉक इज अ बंडल ऑफ शेयर्स। सी आगे जाके तुम देखोगे कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने आईपीओज निकालती हैं। आईपीओज क्या होता है, आईपीओज यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कंपनी जब पहली बार पब्लिक से पैसा रेज करती है, फर्स्ट टाइम रेजिंग मनी फ्रॉम पब्लिक, कंपनी रेजिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो जब ये कंपनी अपना पैसा रेज करती है ना, तो एक मेथड होती है जिसमें ये एक बंडल बनाती है स्टॉक्स का, और उस बंडल को ऑफर इशू करती है कि भाई आपको जब लेना है ना, आप एक शेयर नहीं ले सकते कंपनी का, आपको एक बंडल खरीदना होगा। अब उसमें 10 शेयर का बंडल है, 15 शेयर का है, 20 शेयर का है, 50 शेयर का है, 100 शेयर का है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। तो कंपनी ना ऐसे एक शेयर नहीं देती है जब वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है, वो एक बंडल बनाती है, एक प्राइस रेंज सेट करती है कि इतने रुपए से इतने रुपए तक आप ले सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट्स आप आगे जाके देखने वाले हो इन डिटेल्स, जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज में परस्यू करोगे, या फिर मैं ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स देता रहूंगा, आपको ना आपकी क्लैरिटी के लिए बताता रहूंगा कि क्या होता है ये सब। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि शेयर का मीनिंग क्या है। भाई शेयर का मीनिंग क्या है, शेयर इज अ यूनिट विच वी गेट आफ्टर डिवाइडिंग शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इन स्मॉल पार्ट। हमने हमारी शेयर कैपिटल को तोड़ दिया, हमने हमारी शेयर कैपिटल को सबसे छोटे यूनिट में डिवाइड किया। तो ये जो यूनिट है, जिस यूनिट में हमने इस शेयर कैपिटल को डिवाइड किया, उस यूनिट को हम कहते हैं शेयर। बताया ना मैंने आपको, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। Value with which share capital is divided into shares is called
फेस वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि भाई मेरी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू मेरी कंपनी की शेयर्स की ओरिजिनल प्राइस है। कंपनी जिस प्राइस में आपको शेयर्स ऑफर कर रही है, इश्यू कर रही है। आपने बोला सर वैल्यू विथ विच शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स इज कॉल्ड फेस वैल्यू। याद है हमने कैसे डिवाइड किया था? हमने हमारा जो टोटल पैसा हमने पब्लिक से उठाया है 40 लाख रुपए, उसको हमने डिवाइड किया था हमारी फेस वैल्यू से। तब जाके हमें पता चला था कि हमारे शेयर्स कितने हैं, कंपनी में कितने शेयर्स हम इश्यू कर सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर। डिविडेंड शेयर कैपिटल इन dividing share capital into shares facilitate public to subscribe share capital in smaller unit। भाई अब मान लो मुझे एक साथ 40 लाख रुपए लग रहे थे, तो कोई एक बंदा ऐसे दे सकता है क्या मुझे 40 लाख? सबसे पहले तो ट्रस्ट की बात आती है कि यार 40 लाख दिए और ये भाग गया। फिर उसके बाद जेब की बात आती है कि मेरे जेब में तो इतना पैसा है ही नहीं, तो मैं कहां से लाऊं इतना पैसा। तीसरी बात ये आती है कि भाई कन्वीनियंट हो जाता है एक सामने वाले के लिए कि वो आप छोटे, अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है ना, तो वो आपकी कंपनी में स्मॉल अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये क्या होता है भाई, इट फैसिलिटेट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर ऑन स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर अमाउंट। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी शेयर कैपिटल को तोड़कर उसको शेयर बोल रहे हैं, और इस शेयर को हम ऑफर कर रहे हैं हमारी पब्लिक को कि भाई कोई बात नहीं, किसी एक बंदे से हमको 40 लाख रुपए नहीं चाहिए, आप सब लोग इकट्ठा होके आप थोड़ा थोड़ा जितना देना चाहो अपनी स्वेच्छा से, जितनी ओनरशिप आपको चाहिए आप उतनी ले सकते हो। ये फैसिलिटी दे रही है ना कंपनी पब्लिक को कि भाई आओ हमारे पास छोटे छोटे ऐसे अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करो और हमसे जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उतने की ओनरशिप ले लो। आपने बोला ठीक है सर। अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज एंड व्हेन एज ही वांट्स एंड he will be called as shareholder or a member of the company। Don't get me started in this। बचपन की यादें ताजा करो अपनी। हमने पढ़ा था कि हमारे कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं, हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। दे आर मोर और लेस सिमिलर, बट इट इज द मैटर ऑफ टाइम कि कब कौन मेंबर कहलाता है और कब कौन शेयर होल्डर कहलाता है। याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? जिस बच्चे ने ध्यान दिया हमारी 11th क्लास में उसको पक्के में याद आ रहा होगा। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। भाई फीचर्स क्या हैं शेयर के, क्या क्या फीचर्स हैं शेयर के? भाई सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं, हमारे शेयर का मतलब क्या है। देख चुका है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है सर, बता दिया आपने 3 बार। हाँ तो ठीक है, एक बार और सुन लो। भाई ओनर्स ऑफ द शेयर्स क्या कहलाता है? हमारे शेयर होल्डर्स, जिनको हम शेयर देते हैं, जो हमसे शेयर खरीदते हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? वो हमारे शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। इट शोज द ओनरशिप इन द कंपनी। इफ आई हैव इवन 1 शेयर ऑफ एनी कंपनी, फर्ज करो आई हैव 1 शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिलायंस लिमिटेड, तो भाई मैं क्या कहलाया? I am the owner of Reliance company to the extent of that particular share I have। मैं उस एक शेयर का मालिक हूं उस कंपनी में। समझ रहे हैं? पूरी कंपनी आपकी नहीं है। अब आपसे भी बड़े बड़े शेयर होल्डर्स बैठे हैं, मुकेश अंबानी जी, भाई साहब कितने सारे शेयर्स हैं उनके। दैट उनको हम एक्चुअली एक ओनर बोल, लेकिन एट द सेम टाइम मैं भी उस कंपनी का ओनर हूं टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स आई होल्ड। मैं जितने शेयर्स उस कंपनी के होल्ड कर रहा हूं, मैं उतने शेयर्स का उस कंपनी में मालिक हूं। आपने बोला ठीक है सर, दे आर डिस्टिंक्टिव इन नेचर। अब until and unless they are on a electronic form, वो आपको वो डिस्टिंक्टिव है। डिस्टिंक्टिव है मतलब आप उनको पहचान सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको, मैंने ऊपर दिखाया कि आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। अब ये डीमटेरियलाइज जो है वो बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं। सबसे पहले फिजिकल क्या है हम वो देख लेते हैं। फिजिकल में ज्यादा मजा आता है, नहीं? तो
फिजिकल क्या है? फिजिकल है मतलब मैं उसको छू सकता हूं, मैं उसको टच कर सकता हूं, मैं उसको फील कर सकता हूं। भाई मेरे सामने रखा है, मैं उसको दिन भर देख के निहार सकता हूँ, मैं उसको ऐसे प्यार कर सकता हूँ। हाय मेरा शेयर, हाय मेरा शेयर सर्टिफिकेट। तो ये क्या है? शेयर सर्टिफिकेट की ना एक आइडेंटिटी होती है, उसमें एक नंबर होता है। हमने ऊपर देखा था शेयर सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, उसमें मैंने दिखाया था तुम लोगों को, ये शेयर सर्टिफिकेट है, इसमें इसका यूनिक नंबर है, ये डिस्टिंक्टिव है, मतलब इसको हम पहचान सकते हैं, मतलब ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। ऑल्दो अगर डिस्टिंक्टिव नहीं भी है तो उसको भी छीन नहीं सकता, मैं बताऊंगा उसका वो भी आपको। लेकिन अभी ये समझो कि हम अपने शेयर को, शेयर सर्टिफिकेट को पहचान सकते हैं क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी है, उसका एक यूनिक नंबर है। ठीक है, देखो फिजिकल में फिजिकल क्या कहते हैं उसको, फिजिकल फॉर्म में जो भी शेयर होल्डर अपना शेयर होल्ड करता है उसके पास एक शेयर सर्टिफिकेट होता है। शेयर होल्डर गेट्स अ शेयर सर्टिफिकेट व्हिच हैज डिस्टिंक्टिव नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन। उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके पास एक नंबर होता है। किसके पास, किस में लिखा हुआ होता है ये? हमारे शेयर सर्टिफिकेट में। अब वहीं पे मान लो, देखो सर ये बॉटल है, ये बैंक है, मैंने क्या किया, मेरे पास दो 500 के नोट थे, मैंने दो 500 के नोट जो मेरे पास फिजिकली हैं, इन दोनों 500 के नोट्स को मैं पहचान सकता हूं या नहीं पहचान सकता? इनकी आइडेंटिटी है कि नहीं? इनकी आइडेंटिटी है कि नहीं है? मेरे पास ये जो दो 500 के नोट हैं, इनकी आइडेंटिटी है कि नहीं है? आपने बोला सर है, उसमें नंबर लिखा हुआ होता है, उस नंबर से हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये नोट है। अब मान लो इस ही नोट को, इन्हीं दो नोट्स को मैंने बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया। अब मुझे बताओ, क्या मेरे पास अभी भी उन नोट्स की आइडेंटिटी है? क्या मेरे पास से पैसे चले गए? आपने बोला हाँ सर चले गए, लेकिन है आपके पास ही, आपके बैंक में जमा है ना, मतलब आपके पास पैसे हैं, बस फिजिकली नहीं है। आपने बोला आपके पास पैसे हैं, बस फिजिकली नहीं है, आपने उसको बैंक में जाके जमा करवा दिया। तो जब मैंने अपने इन दो नोट्स को बैंक में जाकर जमा करवाया, तो ये बैंक ने क्या किया, ये बैंक ने अपने पास रख लिया, उसको अपनी कस्टडी में रख लिया उन नोट्स को। किसके लिए? मेरे बिहाफ में। नोट तो मेरे ही थे, पैसे तो मेरे ही थे, लेकिन अब उनकी कस्टडी किसके पास है? उनको होल्ड कौन कर रहा है मेरे बिहाफ में? भाई बैंक कर रहा है। अब जब ये बैंक अपने पास रख रहा है, तो ये जो नोट्स थे इनकी आइडेंटिटी अब बची है क्या? बताओ। बैंक में जाके तुम पता करवा सकते हो क्या कि भाई मैंने जो मेरे नंबर का नोट दिया था, मेरे को वही नंबर वापस चाहिए? तो समझो, व्हेन यू डिपॉजिट योर करेंसी नोट्स इन द बैंक, दे लूज देयर आइडेंटिटी। अब तुमने जो जमा कर दिया है ना वो नोट, तुमको पता नहीं, शायद ही कभी वापस मिले। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो नोट की वैल्यू कम हो गई, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पैसे चोरी हो गए या पैसे तुम्हारे से छीन लिए गए। पैसे तो अभी भी है ना तुम्हारे पास। जब भी तुम बैंक के पास जाओगे और उसको बोलोगे कि भाई मेरे पैसे वापस कर दो, तो वो बैंक आपको दे देगी आपके 1000 रुपए। लेकिन जरूरी है क्या कि वो वही दो नोट दे जो आपने जमा किए थे? नहीं सर, आपने बोला ऐसे कैसे हो जाएगा, कुछ भी बात कर रहे हो सर। मैं बस वही समझाना चाह रहा हूं कि शेयर्स के साथ में भी ना एग्जैक्ट सेम थिंग, व्हेन यू होल्ड शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसको हम लोग हमारे लॉ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर रहा हूं मैं शेयर्स, डीमैट फॉर्म में। अभी जो कोई ट्रेडिंग करता होगा उसको पता होगा कि डीमैट फॉर्म क्या होता है। डीमैट क्या होता है? आप जब भी शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हो ना, तो आपको एक ब्रोकर के थ्रू आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, फिर वो डीमैट में आप अपने शेयर्स होल्ड करते हो। ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस इन डिटेल आगे। तो डीमटेरियलाइज क्या होता है? डीमटेरियलाइज यानी यू आर होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यहां पर क्या होता है ना, यहां पे आपके शेयर्स की आइडेंटिटी नहीं होती है, लेकिन उस आइडेंटिटी ना होने की वजह से आपके शेयर्स में या शेयर्स की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपके पास कोई फिजिकल फॉर्म में कोई शेयर था, मान लो उसकी वैल्यू 100 रुपए थी, तो ये शेयर जब डीमटेरियलाइज करवा लोगे ना आप, तो तब भी इस शेयर की वैल्यू जो है वो 100 ही रहेगी। फर्क क्या पड़ा? इसके पास जो इसका यूनिक नंबर था, ये यूनिक नंबर जो है
ये अपनी आइडेंटिटी यहां पे खो देगा। आपके पास कोई यूनिक नंबर नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास शेयर रहेगा और उसकी वैल्यू इंटैक्ट रहेगी। आपने बोला ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब शेयर जो होता है, शेयर इज द टाइटल दैट शोज, दैट रिप्रेजेंट्स दैट यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। क्या कर रहा है ये भाई? आपको कंपनी ने क्या किया? शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है। आपको शेयर सर्टिफिकेट जो इशू किया है उसमें कंपनी की कॉमन सील है, कंपनी के सिग्नेचर हैं। कंपनी के सिग्नेचर क्या होता है? कॉमन सील। कंपनी ने आपको थप्पा लगा के दिया है कि हाँ भाई, ये आपका एंटाइटलमेंट है, ये आपका क्या है? आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है कि आप इस कंपनी के ओनर हो। यू हैव द टाइटल ऑफ ओनर इन दिस कंपनी। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है किस चीज का? आपकी ओनरशिप है आपकी इस कंपनी में। आपने बोला ठीक है सर। अब देखो, शेयर इज नॉट विजिबल थिंग। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है? शेयर इज नॉट अ विजिबल थिंग। आपने बोला कि सर आप शेयर को देख नहीं सकते, आप शेयर को देख नहीं सकते, लेकिन आप पता कर सकते हो कि आपके पास शेयर है। कैसे? थ्रू शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, इट इज शोन ईदर बाय शेयर सर्टिफिकेट और इन डीमैट फॉर्म। आपने बोला कि जो मेरा डीमैट फॉर्म है, मेरा जो डीमैट अकाउंट है, उसमें मुझे पता चल रहा है, मेरे शेयर सर्टिफिकेट में मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास कितने शेयर्स हैं। लेकिन आप इस शेयर को देख सकते हो क्या? आप शेयर सर्टिफिकेट देख सकते हो, आप शेयर पर्टिकुलर जो शेयर ये कहना चाह रहा है ना, उस चीज को समझो। जो शेयर कैपिटल का मेरा हिस्सा था, जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी, उसको ये देख नहीं पा रहा। देख भी पा रहा है तो कैसे देख पा रहा है? वो शेयर सर्टिफिकेट या फिर डीमैट के फॉर्म में। आपने बोला ठीक है सर। अब वैल्यू ऑफ शेयर क्या है भाई? हमने 3 वैल्यूज देखी। पहली फेस वैल्यू, फिर इश्यू प्राइस, फिर आपने देखा मार्केट प्राइस। देखो, फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू ओरिजिनल प्राइस है शेयर की। फेस वैल्यू शेयर की ओरिजिनल प्राइस है, जिसको मैंने क्या किया था याद है? वो 40 लाख से 10 रुपए को डिवाइड किया था, मेरी ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड किया था। किसको? जितना पैसा मैंने रेस किया है उससे मुझे पता चल गया था कि मेरे शेयर्स कितने हैं कंपनी में। अब वहीं पे देखो, ये जो प्राइस है ना, ये आपके शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है। आपके शेयर सर्टिफिकेट में मार्केट प्राइस नहीं लिखा हुआ होता है, आपके शेयर सर्टिफिकेट में आपका फेस वैल्यू लिखा हुआ होता है। आपने बोला सर और कहां होता है? आपने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है कि मेरे शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपए रहेगी, 10 रुपए रहेगी, 100 रुपए रहेगी, जितना भी, ये आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है। और कल को अगर आप अपने शेयर की फेस वैल्यू बदलना चाहते हैं ना, तो आपको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अल्टर करना पड़ेगा, यानी उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अनलेस यू make that alteration on your memorandum of association, you cannot change the price, you cannot change the face value of the share. आपने बोला ठीक है सर। अब ये इश्यू प्राइस क्या बोला आपने? इश्यू प्राइस यानी, याद है मैंने आपको आईपीओ के बारे में बताया था, कंपनी क्या कर रही है? एक बंडल बना रही है शेयर्स का, इतने से लेके इतने शेयर्स का बंडल है, आपको खरीदना है, और आप जिस प्राइस में खरीद रहे हो वो ये प्राइस है। अब ये जो प्राइस कंपनी दे रही है ना, ये हम इश्यू प्राइस कहते हैं। इसको हम इश्यू प्राइस कहते हैं कि भाई मेरा शेयर जो है वो तो 10 रुपए का ही है, लेकिन मैं आपको ये शेयर दे रही हूं, इश्यू कर रही हूं 100 रुपए में, यानी मैं आपको 100 रुपए में ये शेयर इश्यू कर रही हूं। मेरे शेयर की प्रीमियम है, मेरा शेयर जो है वो 10 रुपए का तो रखा है, लेकिन आज की डेट में इसकी जो प्राइस है ना, ये 100 रुपए है, तो मैं आपको 100 रुपए में इश्यू कर रही हूं, यानी मेरा इश्यू प्राइस क्या है कंपनी का? 100 रुपए है। मैं आपको अभी वेबसाइट खोल के दिखाऊंगा, किसी कंपनी का शेयर देखेंगे या किसी कंपनी का अगर कोई आईपीओ वगैरह आ रहा होगा तो वो देखेंगे बेटर आइडिया के लिए। ठीक है, कंफ्यूज मत करना खुद को, अपने आप को इस चीज को लेकर। ये तुमको एग्जाम में नहीं लिख के आना है, जस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज जो तुमको होना चाहिए एज अ एसपी स्टूडेंट। व्हेन यू आर स्टडीइंग एसपी, you should be acquainted with all these technical terms. That is why I am going to show all that website and all that IPO thing. इससे तुम्हारे कोर्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ये तुमको एग्जाम में लिख के आना है।
लिख के यही आना है जो मैं यहाँ तुम्हें पढ़ा रहा हूं। बाकी सारी चीजें जो मैं तुम्हें बताता हूं वो तुम्हारे खुद के नॉलेज के लिए होती हैं, सो दैट तुम उस तरीके से, उस वे में सोचना शुरू करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुमको ये सारी चीजों से डील करना ही है। तो कल को जब ये सारी चीजें देखोगे ना तो ये सब तुम्हारे लिए नया नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई इंटेंड। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर, समझ गए। चलो बढ़े आगे। भाई अब मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू मतलब ये कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं? कौन सा मार्केट है ये जो मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है? ये कौन सा मार्केट है? शेयर्स का मार्केट है। शेयर्स का मार्केट है। हमने देखा था शेयर्स के दो मार्केट है, दो रिकॉग्नाइज्ड मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है हमारे पास। यहां पे हमारे शेयर्स की खरीदी बिक्री होती है। तो ये क्या कहलाया? ये हमारा मार्केट कहलाया, हमारा शेयर्स का मार्केट कहलाया। तो अब यहां पर इस शेयर के मार्केट में शेयर की जो वैल्यू होगी ये मार्केट वैल्यू कहलाती है। आपने बोला कि सर इशू प्राइस, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू तीनों अलग अलग हो सकती हैं। हाँ, अलग अलग हो सकती हैं। तीनों सेम हो सकती हैं? यूजुअली नहीं होती, यूजुअली नहीं होती। ठीक है, तो हमारा फेस वैल्यू हमारी ओरिजिनल प्राइस, हमारा इश्यू प्राइस जिस प्राइस में कंपनी अपने शेयर्स इश्यू कर रही है, हमारा मार्केट वैल्यू कि हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में, हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में मार्केट में इस शेयर की वैल्यू कितनी है, शेयर की प्राइस कितनी है। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसको हम बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू। आपने बोला ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को एक बार कोई आईपीओ दिखाता हूं, तुम लोगों को ज्यादा आइडिया आएगा। ठीक है, हाँ भाई, ये देखो, ये SBFC फाइनेंस यथार्थ, ये कोई विष्णु प्रकाश पी पंगलिया, बाप रे, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, ये कोई कंपनी है, इसका आईपीओ आने वाला है। आईपीओ है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब ये अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करने वाली है। तो अब यहां देखो, ये देखो सारी डिटेल लिखी हुई है। आईपीओ का डेट क्या है? 22 को ना आईपीओ क्लोज, कितना, तीन दिन का आईपीओ रहेगा। ये 2 दिन का है, 3 दिन का है, 22, 23, 24, 3 दिन का आईपीओ है। अलॉटमेंट 29 को होगा। ठीक है, ये सब जान दो। यहां देखो, ये तुम्हारे काम की चीज है। ये आईपीओ डेट जो दिखा रहा है उसके नीचे दिख रहा है ये लिस्टिंग डेट। कब लिस्ट होगा ये इसकी डेट नहीं दी है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। जब होगा तब उसकी डेट यहाँ पे लिख दी जाएगी। ये भी तुम्हारे काम का नहीं है फिलहाल। ये तुम्हारे काम की चीज आ गई है कि फेस वैल्यू कितनी है कंपनी की, दिख रही है? 2 रुपए की फेस वैल्यू है, यानी इनकी ओरिजिनल प्राइस क्या है? इनकी ओरिजिनल प्राइस 2 रुपए सर, लेकिन ये प्राइस जो इशू कितने में करने वाले हैं? 102 रुपए से लेके 108 रुपए में। अब इसको एक बुक बिल्डिंग मेथड कहते हैं, भूल जाओ, मत रखना अपने दिमाग में, कि कंपनी ना अपने जो जिनको ऑफर करती है ना उनसे ही प्राइस डिसाइड करवाती है कि भाई 102 रुपए से लेके 108 रुपए में आप कितने में भी खरीद सकते हो, कितने में खरीदना आप डिसाइड कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई 102 में खरीद रहा है, कोई 105 में खरीद रहा है, कोई 106 में खरीद रहा है, कोई 108 में खरीद रहा है, ऐसा नहीं होता। एक प्राइस डिसाइड होती है, जितने जो प्राइस जिसमें सारे जो शेयर होल्डर्स होने वाले हैं उन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उस प्राइस में। अभी की डेट में ना मोस्टली यही होता है कि जो सबसे ज्यादा प्राइस होता है ना प्राइस बैंड का, इसको प्राइस बैंड कहते हैं, 102 से लेके 108 रुपए। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नई है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा समझो। नहीं समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे कोर्स में नहीं आने वाला है, तुम्हें ये आंसर में नहीं लिखना है, बस तुम्हारे बेसिक आइडिया के लिए ये चीज समझ लो कि भाई 102 से लेके 108 रुपए तक के बीच में जो हमारे जिनसे हम पैसा उठा रहे हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स होने वाले हैं, वो कितने में भी ये प्राइस पैसे खरीद सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं।
तो ये क्या हुआ, ये मेरा इश्यू प्राइस हुआ। जितना भी प्राइस डिसाइड होगा, मान लो 106 रुपए में सारे शेयर्स खरीदे गए, तो 106 रुपए जो है वो क्या कहलाया, वो मेरा इश्यू प्राइस कहलाया। और जब ये इश्यू प्राइस होगा, इश्यू हो जाएगा, सारे शेयर्स क्या किए मैंने सारे शेयर्स 106 रुपए में, जिसने मुझे 106 रुपए दिए थे, जितने जितने शेयर्स उनको चाहिए थे, मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको इश्यू कर दिया, अलॉट कर दिया। अब देखो 130 रुपए का 130 शेयर्स का लॉट साइज है, मैंने आपको बोला था ना, एक बंडल बनाती है कंपनी, लॉट बनाती है शेयर्स का। किसका, शेयर्स का। तो ये क्या है, ये स्टॉक है, मैंने बताया था स्टॉक, ये स्टॉक है। तो कंपनी ने क्या किया, 130 शेयर्स का लॉट बनाया, एक शेयर नहीं दिया। सी आई टोल्ड यू, एक शेयर नहीं देती है कंपनी। जब भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है तो कंपनी एक शेयर नहीं देती है, हमेशा इट गिव्स कितना भाई, एक बंडल देती है शेयर्स का। ठीक है सर, आपने बोला कहां कहां लिस्ट हो रही है ये भाई, बीएससी में भी लिस्ट हो रही है, एनएससी में भी लिस्ट हो रही है, दोनों स्टॉक, दोनों रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। ठीक है, ये देखो टोटल इशू साइज कितने शेयर्स हैं, 3 करोड़ 25 लाख शेयर्स, 3 करोड़ 25 लाख शेयर्स। अब इनकी अगर ओरिजिनल वैल्यू जानना है तुम लोगों को, तो देखो कितना पैसा ये रेज करने वाली है यहां पे तुमसे। सी भाई कितना बोला इसने, 3 करोड़ 25 लाख ना, 3 करोड़ 25 लाख रुपए, सर 25 लाख शेयर्स, ये 2 रुपए के फेस वैल्यू पे कितने रुपए रेज कर रही है ये देखो, 6 करोड़ 50 लाख रुपए रेज कर रही है। उसके बदले में कितने शेयर्स दे रही है, 3 करोड़ 25 लाख शेयर्स दे रही है। कितने रुपए के, 2 रुपए के। आपने बोला ठीक है सर बहुत ऊपर से जा रहा है, अब रहने दो। हाँ ठीक है, बंद करते हैं, अपन रहने देते हैं। जिसको समझ में आया वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आया चिंता का विषय नहीं, तुम्हारा भाई है, आगे तुमको मैं ही पढ़ाने वाला हूं ये। ठीक है, चलो आ जाओ बैक टू द टॉपिक। ठीक है सर, बढ़े आगे, आपने बोला बढ़ो। इसके बाद हमने देखा, मार्केट वैल्यू दिखाना है क्या, मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है, मार्केट वैल्यू जो भी मार्केट में इसकी शेयर की आएगा, जब लिस्ट होगा, जब उसकी जो भी वैल्यू रहेगी उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं, नथिंग एल्स। इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द इश्यू प्राइस। ठीक है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो सब तुम्हारे जानने की जरूरत नहीं। चलो अब हम हमारे जो शेयर्स हैं उनको जो होल्ड करता है उनके राइट्स देखते हैं। भाई राइट्स टू रिसीव डिविडेंड, शेयर होल्डर्स के पास राइट है टू रिसीव डिविडेंड, बट कब, ओनली व्हेन द कंपनी हैज अर्न्ड प्रॉफिट। भाई आपने बोला कि यार हमारे पास तो राइट है, हमको डिविडेंड मिलना चाहिए, तो सर कंपनी जब प्रॉफिट करेगी ना आपको तभी डिविडेंड देगी। ऐसा नहीं कि यार आज इस साल मेरी कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस में गई है, लेकिन शेयर होल्डर्स कह रहे हैं हमारा तो राइट है भाई, हमको दो, हमको डिविडेंड चाहिए। मैनेजमेंट के सामने खड़े हो गए जाके कि भाई हमारा तो राइट है, कंपनी को बोल रहे हैं कि भाई हमको डिविडेंड चाहिए। इट इज स्टेटेड, इट इज अ लॉ दैट शेयर होल्डर हैज अ राइट to get dividend, but when the company has earned profit in the previous year। आपने बोला ठीक है सर, मान लिया। राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स। अब ये स्टैट्यूटरी बुक्स क्या है, स्टैट्यूटरी बुक्स देखा था हमने कि भाई जितनी भी मेरी मान लो मिनट बुक्स हैं, उसके अलावा जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी स्टैट्यूटरी बुक्स हैं, जितने भी अपना डिबेंचर होल्डर्स की बुक है, या जितनी भी कंपनी अपने रजिस्टर्स मेंटेन करती है, ये सारे स्टैट्यूटरी बुक्स जो हैं ये आपको राइट है कि आप चेक कर सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर।
हम कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। आपने बोला ठीक है, चलो बढ़। भाई राइट्स टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग, देखा था बचपन में कि एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनी के डिसीजंस में डिसीजंस लेते हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स रिमूव करते हैं। ये सारे डिसीजंस कहाँ ले रहे हैं? हमारे शेयर होल्डर्स कहाँ ले रहे हैं ये सारे डिसीजंस? ये सारे डिसीजंस हमारे शेयर होल्डर्स मीटिंग में आकर ले रहे हैं। आपने बोला ठीक है सर। राइट टू वोट एट मीटिंग, मीटिंग में आएंगे तो चाय समोसा खाने तो नहीं आ रहे हैं ना, ऑफ कोर्स चाय समोसा खाने वाले भी आते हैं कुछ तुम्हारे जैसे, लेकिन जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको एक्चुअली कंपनी के, जो अपने आप को सच में कंपनी का ओनर समझते हैं, वो आते हैं मीटिंग में, मीटिंग अटेंड करते हैं, उसमें वोट करते हैं, अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। आपने बोला ठीक है सर। अब इनकम देखो, गेट शेयर इन नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी। कैसे इनकम आती है एक शेयर होल्डर की? कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट यानी सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचा, उसमें क्या मिलेगा आपको? डिविडेंड मिलेगा। ठीक है सर। ट्रांसफरेबिलिटी, भाई हमने देखा था हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, याद करो, बचपन में जाओ वापस। भाई मैंने देखा था कि प्राइवेट कंपनी जो है उसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। मुझे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा गया है कि मैं अपने शेयर्स नहीं ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन मुझे उसके लिए बाकी शेयर होल्डर्स से या फिर जो भी प्रिस्क्राइब्ड है मेरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, वो मुझे कंप्लाई करना पड़ेगा। देन ओनली आई कैन ट्रांसफर माय शेयर्स। कर सकता हूं लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है। वहीं अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, पब्लिक कंपनी में तो आपने बोला इट इज वेरी फ्री, शेयर्स इन पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी आप आराम से कभी भी जब मन कर रहा है, आज उठे, आज मेरा मन किया कि यार ये जो शेयर्स हैं इसमें मजा नहीं आ रहा मेरे को, ये बेच के कुछ और खरीदूंगा, मैंने उठाया, मैंने अपना डीमैट खोला, अपने शेयर्स बेच दिए, इजीली फ्रीली ट्रांसफरेबल। इन विच कंपनी? प्राइवेट कंपनी। आपने बोला ठीक है सर। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर, सॉरी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, in case of public company shares are freely transferable. In case of private company there are some restrictions to transfer the shares. हम बोला ठीक है सर। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स, भाई क्या है ये? शेयर्स जो हैं, शेयर्स उनकी मूवेबल प्रॉपर्टीज तो हैं, कैरी कर सकते हैं अपने साथ, लेके जा सकते हैं। भाई मेरे शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, मैं इनको साथ में लेके घूमता हूँ, इनको साथ में लेके सोता हूँ, करना भाई तेरे शौक, जो मन कर रहा है कर, तेरे सर्टिफिकेट के साथ, तेरी प्रॉपर्टी है। दे आर द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर। आपने बोला ठीक है सर। कितने टाइप के शेयर्स होते हैं? भाई इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कितने बार बताया ये? 400 बार बताया। हाँ, तूने बताया तो है बेटा। अब ये बता कि ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होते क्या हैं। बस मैंने तुमको बोला था कि अगले टॉपिक में हम लोग, अगले लेक्चर में शेयर्स पे ही हम लोग 1 घंटा बात करने वाले हैं। तो अभी तो सिर्फ शेयर की बात की है, अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के शेयर्स होते हैं। आपने बोला ठीक है सर बताओ। तूने तो सही में लिटरली ले लिया, सही में 1 घंटा पढ़ा रहा है हमको शेयर्स। हाँ तो बाबा तुम लोग प्यार हो रहे हैं मेरा, तुम लोगों को मैं ऐसी कुछ थोड़ी बोल दूंगा। तुम लोगों को अगर पिछले लेक्चर में बिठा के रखता ना इतनी देर इसके लिए, तो मारते तुम लोग मेरे को। अभी क्या है, नया दिन नया सवेरा, अब देखो समझो और सीखो। भाई इक्विटी शेयर क्या होता है? आपने बोला इक्विटी शेयर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बता हमको। मैं नहीं बता रहा, ये कंपनीज एक्ट कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने नहीं लिखा है कंपनी लॉ, आके देख लो भैया क्या है। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। बाप रे, इतनी मुश्किल डेफिनेशन कैसे जाएगी सर मेरे दिमाग में? अरे रे 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 रे, मेरा तो करियर बर्बाद हो गया। इतनी मुश्किल डेफिनेशन, इतनी। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। भैया यही कह रहा है तुम्हारा कंपनीज एक्ट, मैं क्या करूं? बस इतना ही याद रखना तुमको। अब मैं तुमको इतना करके दे सकता हूं कि मैं मीनिंग बता देता हूं तुमको। ठीक है, मीनिंग क्या होती है इक्विटी शेयर की वो मैं बता देता हूं तुमको। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर, चल बताओ। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस। आपने बोला है, ये तो ओनर्स है ना?
हाँ ओनर्स हैं, लेकिन प्रेफरेंस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? किसके ऊपर नहीं मिल रहा? ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। आपने बोला कि भाई जो पेमेंट होगा, जो डिविडेंड आपको मिलेगा, वो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद मिलेगा, आपको पहले डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास पैसा खत्म हो जाता है, प्रॉफिट खत्म हो जाता है, डिविडेंड खत्म हो जाता है, तो आपको नहीं मिलेगा डिविडेंड। आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे भी डिविडेंड दो ना, मुझे भी डिविडेंड दो ना। नहीं देगी कंपनी, कंपनी ही नहीं देगी डिविडेंड। तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलता है ओवर पेमेंट ऑफ, किसमें? डिविडेंड में नहीं मिलता है, ओवर किसके? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलेगा, फिर अगर बचा तो आपको मिलेगा। और आपकी जब कंपनी बंद हो रही होगी, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, तब भी आपको डिविडेंड पहले नहीं मिलेगा, तब भी आपको पैसा पहले नहीं मिलेगा। पहले मिलेगा किसे? भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा पहले पैसा। वो बोलेंगे कि हमने हमारे नाम के आगे प्रेफरेंस लगा रखा है, तो क्या नाम के लिए लगा रखा है, हमें दो। कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी, उसके बाद किसे देगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी। आपने बोला ऐसा क्यों? देखेंगे आगे। इट इज लाइक दैट, इट इज व्हाट द लॉ सजेस्ट। लेकिन इसका एक रीजन है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ना एक बेनिफिट भी होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर द रियल रिस्क बेयरर ऑफ द कंपनी। भाई मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनको एक फिक्स रेट में हम लोग डिविडेंड देते हैं, या हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उनको देने के बाद फर्ज करो कि बहुत सारा प्रॉफिट बचा है। अब ये किसको मिलने वाला है? भाई ये तो आप ही को मिलने वाला है ना, एज अ इक्विटी शेयर होल्डर। सारा प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है। तो इसके एडवांटेजेस भी तो हैं सर। आपने बोला ठीक है यार, सही कह रहा है, तू सही कह रहा है। हाँ हाँ, तो जब कंपनी बंद होगी तब भी प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। जितना भी कैपिटल उन लोगों ने लगाया है उनको पहले वापस किया जाएगा, और फिर अगर कुछ बचता है तो फिर आपको एज इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। आपने बोला ठीक है। ये क्या है? इक्विटी शेयर इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। क्या कह रहा है ये? इट इज अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। आपने बोला फंडामेंटल सोर्स? हाँ भाई साहब, फंडामेंटल सोर्स। कंपनी सबसे पहले क्या करती है, उसका फंडामेंटल क्या है पैसा रेज करने का? कंपनी शेयर्स इश्यू करती है और शेयर्स के थ्रू पैसा उठाती है। सबसे पहला स्टेप कंपनी का मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि यार हम लोन नहीं लेते, हम डिबेंचर्स नहीं इश्यू करते, हम लोग इक्विटी शेयर्स इश्यू कर देते हैं और पैसा रेज कर लेते हैं। आपने बोला ठीक है सर। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड बेयर अनलिमिटेड रिस्क, अल्टीमेट रिस्क, सॉरी, अनलिमिटेड नहीं, अल्टीमेट रिस्क। अल्टीमेट रिस्क कैसे? कि भाई ये जो है ना शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, मैंने बोला आपको ये रियल ओनर्स है कंपनी के। कल को अगर प्रॉफिट नहीं मिलता है तो इन लोगों को बेयर करना पड़ेगा। इन लोगों को रिस्क है कि प्रॉफिट तो हुआ लेकिन हम तक नहीं पहुंचा, पहले क्रेडिटर्स को दे दिया, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया, अगर कुछ बच गया तो हम रख लेंगे, अगर नहीं बचा तो फिर क्या? रिस्क है ना सर, नहीं मिला इनको प्रॉफिट। लेकिन ये क्या है? ये रियल ओनर्स हैं कंपनी के। आपने बोला ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट ऑफ इनकम एंड असेट्स। अब ये रेसिडुअल क्या है? रेसिडुअल यानी जो मेरा जितना भी बचा हुआ है ना, सब बांटने के बाद सब मेरा है भाई। मैंने आपको बताया ना कि जो भी बचेगा, जितना भी बचे, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद जो भी बचेगा वो किसका है? वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो वो क्या कहलाते हैं? वो इसी पॉइंट को लेकर मैंने आपको बताया था, उनको हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल क्लेमेंट्स कहते हैं कि भाई जितना जो भी बचा हुआ है ना, अब सब हमारा है, आप कोई मांग मत लेना हमसे। तो आपने बोला ठीक है सर। नो फिक्स्ड डिविडेंड, ओनली पेड इफ देयर इज अ प्रॉफिट। कोई फिक्स डिविडेंड नहीं रहता, कि ऐसा कुछ नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतना % डिविडेंड मिलना ही मिलना है।
अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। कोई ऐसा पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि आपको इतना, या कोई ऐसा फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड मिलना ही मिलना है। आपने बोला ठीक है सर, समझ गया, समझ गए। एंड एज पर सजेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि यार अभी हमें जो डिविडेंड है हमारा इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हम चाहते हैं कि इस पैसे को, इस प्रॉफिट को हम आगे लगाएं, कंपनी में वापस री इन्वेस्ट कर दें, कंपनी के भले के लिए। तुम देखो ना, आईफोन जो है, आईफोन कंपनी ने कभी अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड नहीं बांटा, और उनके शेयर होल्डर्स को चाहिए भी नहीं डिविडेंड। वो कहते हैं कि भाई हमको डिविडेंड नहीं चाहिए, तुम एक काम करो, अपना जो भी प्रॉफिट आ रहा है ना उसको वापस से री इन्वेस्ट करो, अपने प्रोडक्ट पे लगाओ और अपनी कंपनी को और अच्छा बनाओ, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, कंपनी की ग्रोथ होगी तो कंपनी का शेयर प्राइस जो है, जो मार्केट वैल्यू देखा था हमने, ये क्या है, ये भी बढ़ेगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो फायदा किसका, अल्टीमेटली फायदा तो शेयर होल्डर्स का ही है ना, क्योंकि उनको ज्यादा प्राइस मिल रहा है, कहाँ, उनके मार्केट वैल्यू पे। उन्होंने बोला कि नहीं हमको नहीं चाहिए भाई डिविडेंड, तुम एक काम करो, अपना पैसा री इन्वेस्ट कर दो। तो देखो आगे भाई, fortune of equity share is tied up with ups and downs of the company। अब जो भी इक्विटी शेयर्स हैं उनकी किस्मत, उनका फॉर्च्यून जो है वो डिपेंड करता है कंपनी के अप्स एंड डाउन्स पे। अगर ज्यादा ऊपर जा रही है तो ज्यादा फायदा इक्विटी शेयर होल्डर्स का, अगर नीचे जा रही है तो भाई रिस्क बेयरर्स हैं। ठीक है सर। इक्विटी शेयर होल्डर इज नोन एज वेंचर और रिस्क कैपिटल। भाई इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ना, इसको हम लोग वेंचर कैपिटल भी कहते हैं या फिर रिस्क कैपिटल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं ये लोग। इनकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है ये रिस्की होती है। कल को मान लो थोड़ी लेस रिस्की है एज कंपेयर टू लोन, लेकिन रिस्की तो है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, अगर मुनाफा हो रहा है तो मुनाफा मिल रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो रिस्क कौन बेयर कर रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो रिस्क कौन बेयर कर रहा है, भाई हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स कर रहे हैं। participates in management of the company via attending general meeting and vote on the matter discussed। we do not need to discuss this, we have discussed it earlier many times। शेयर होल्डर्स आते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं, घर चले जाते हैं समोसा खा के। इलेक्ट्स द रिप्रेजेंटेटिव्स, डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, हमने देखा था without the approval of shareholders no director can be appointed on the board। जब तक शेयर होल्डर्स अपना अप्रूवल नहीं दे देंगे तब तक आप बोर्ड में कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। आपने बोला ठीक है सर, क्योंकि शेयर होल्डर्स द अल्टीमेट ओनर्स ना। अब ओनर ही डिसाइड करेगा ना कि मेरी कंपनी में कौन काम करेगा। आपने बोला ठीक है। अब क्या क्या फीचर्स हैं हमारे इक्विटी शेयर के, परमानेंट कैपिटल है, ताउम्र रहेगी हमारी कंपनी में, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगी इंटैक्ट। आपने बोला ठीक है। इक्विटी शेयर्स जो हैं इररिडीमेबल होते हैं, यानी नॉन रिफंडेबल होते हैं। एक बार आपने शेयर्स खरीद लिए कंपनी से तो कंपनी आपको वापस पैसा देके शेयर्स नहीं लेगी। वो होता है कुछ केसेस में, वो आगे देखेंगे, बायबैक बोलते हैं उसको, जब कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीदती है, नन ऑफ योर कंसर्न। तो अभी ऐसे ही समझो कि जब तक कंपनी अपने शेयर्स वापस ना खरीद ले, तो ऐसा नहीं होता है, कंपनी तुमसे वापस नहीं खरीदेगी शेयर, तुमको पैसा वापस नहीं दे देगी कि ठीक है तेरा मन नहीं है शेयर रखने का, ये ले मेरे से पैसा ले वापस और मुझे अपने शेयर्स दे दे। ऐसा नहीं होता है। कंपनी अपने ही रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अपना नाम नहीं लिख सकती। हमने पढ़ा था, हमारे बचपन में देखा था कि कंपनी का खुद का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं हो सकता है। आपने बोला ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें इररिडीमेबल कहते हैं। इररिडीमेबल मतलब जो रिडीम नहीं किए जा सकते, जो वापस खरीदे नहीं जा सकते या जो वापस लिए नहीं जा सकते।
कंपनी क्या कर रही है, इक्विटी शेयर्स एक बार दे दी तो दे दी, बात खत्म, नॉन रिफंडेबल सर। अब आप आपस में खेलते रहो, एक दूसरे में बेचते रहो, जिसको जो करना है करो, लेकिन कंपनी नहीं ले रही आपसे वापस ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, कंपनी की जब तक लाइफ चल रही है तब तक आपसे वो वापस नहीं खरीद रही है, इररिडीमेबल होता है। अमाउंट इज रिफंडेड ओनली व्हेन कंपनी वाइंडेड अप, कंपनी हैज वाइंडेड अप, और बायबैक, सी told you, buyback is when company is buying back its shares, ज्यादा पैसे में देती है सर, मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसे में आपसे शेयर्स खरीदती है कंपनी वापस, इसको बायबैक कहते हैं। बायबैक इज अ फुल फ्लेज्ड चैप्टर, आगे आगे मतलब हमारे कोर्स में नहीं है भाई। बायबैक इज व्हेन कंपनी बाइज बैक इट्स शेयर्स, किससे, पब्लिक से, किससे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, जिनके पास शेयर्स हैं उनसे कंपनी वापस खरीद रही है अपने शेयर्स, ला दे 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 दे। अब जिसके पास नहीं है उससे तो नहीं खरीदेगी ऑब्वियसली, ठीक है सर। इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म होती है, और इसको हम परमानेंट कैपिटल भी कहते हैं हमारी कंपनी की, यानी टिल द टाइम कंपनी गेट्स वाउंड अप शेयर कैपिटल इंटैक्ट रहेगी, ठीक है सर। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, हमने ऊपर देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स्ड रेट में नहीं मिलता है, फ्लक्चुएटिंग है, ऊपर नीचे होता है, कभी कम है कभी ज्यादा है, कभी कम है कभी ज्यादा है, कभी नहीं है, ठीक है। तो नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी, जितना भी कंपनी ने प्रॉफिट किया उस हिसाब से आपको आपका डिविडेंड मिलेगा। अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, या फिर अगर कम प्रॉफिट है तो आपको कम डिविडेंड मिलेगा, या अगर प्रॉफिट नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पोस्टपोन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सी टोल्ड यू, कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि यार अभी डिविडेंड देना इज नॉट द राइट थिंग टू डू, तो वो क्या करते हैं, उस डिविडेंड को नहीं अपना डिवाइड करते, देते नहीं है। आपने बोला ठीक है सर। शेयर होल्डर्स कैन नॉट कंपेल देम, यानी शेयर होल्डर्स जो हैं वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपेल नहीं कर सकते, उनको फोर्स नहीं कर सकते, उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि यार हमें हमारा डिविडेंड दो, ठीक है। अगर शेयर होल्डर्स नहीं देना चाह रहे हैं डिविडेंड, या उनको लगता है कि दिस मनी कैन बी री इन्वेस्टेड इन आवर कंपनी, या कैन बी री इन्वेस्टेड इन समवेयर एल्स जहां से हमको ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल दिया कि भाई उनका क्या हो रहा है, उनको उनके शेयर प्राइस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, अगर डिविडेंड ले लेंगे तो शेयर प्राइस उतने का उतना ही रहेगा, ठीक है। तो वही पैसा वो क्या कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, उससे उनका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, तो शेयर प्राइस में उन लोगों को फायदा मिल रहा है। इनकम ऑफ शेयर होल्डर्स आर अनसर्टेन एंड इर्रेगुलर, एक ही चीज घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ा या इधर से पकड़ा, एक ही बात है कि भाई फ्लक्चुएटिंग है, अनसर्टेन है, इर्रेगुलर है, मिलेगा प्रॉफिट हुआ तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो कम हुआ तो कम मिलेगा, ज्यादा हुआ तो ज्यादा मिलेगा, सीधी सीधी बात है। अब क्या क्या राइट्स हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के, भाई एजीएम में आके वोट कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्टरेशन कर सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। हमने कुछ केसेस देखे थे जहां पे हमको 75% आपको वोटिंग लग रही है, किसको, अगर हमारे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है, तो हमको क्या लग रहा है, यहाँ पे शेयर होल्डर्स की रजामंदी लग रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अल्टरेशन ही तो कर रहे हैं हमारे मेमोरेंडम में या हमारे आर्टिकल्स में, तो ये कहाँ आके करते हैं, इनका राइट है कि ये मीटिंग में आए, बैठें, वोट करें, डायरेक्टर्स को रखना है रखें, डायरेक्टर्स को निकालना है निकालें, भाई मेमोरेंडम को आपको अल्टर करना है, आर्टिकल्स को आपको अल्टर करना है, तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये जनरल मीटिंग में हो रहा है, और ये किसका राइट है, ये हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट है। आपने बोला ठीक है। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, डिविडेंड मिलेगा, रिटेन्ड अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग यानी लास्ट का जो हमारा आखिरी साल का बचा हुआ प्रॉफिट है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, ऊपर पढ़ा है डिटेल में,
आपने बोला ठीक है सर। भाई राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, सारी स्टैट्यूटरी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स है, भाई मिनट्स बुक है, एनुअल रिटर्न्स हैं, ये सारी जो मेरी स्टैट्यूटरी बुक्स हैं जो मुझे बनानी ही है एज कंपनी, मुझे ये सारी बुक्स मेंटेन करके रखनी है, तो ये सारी बुक्स को क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आके कि सब कुछ सही है। सही है। राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, जब चाहें जैसे चाहें बेच सकते हैं, नहीं रखना हमको इस कंपनी के शेयर्स, नहीं रहना हमें तुम्हारी कंपनी में ओनर, जाओ बेच दी, बेच दो, तुम्हारी मर्जी। इसके बाद नो प्रेफरेंशियल राइट्स, देखा इक्विटी शेयर्स गेट एवरीथिंग आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद जो बचा वो तुम्हें मिलेगा, अगर नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। कंट्रोलिंग पावर, कंपनी को कंट्रोल करते हैं भाई, इनके पास क्या है, कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में है, कंपनी का कंट्रोल जो है वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में है। आपने बोला हाँ हमको पता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क बेयरर ऑफ द कंपनी, दे आर द मेन ओनर ऑफ द कंपनी, बता चुका है, कितने बार बताएगा, यहां पे लिखा है, मैं क्या करूं, जितने बार लिखा रहेगा बताना पड़ेगा ना यार, कल को मेरी कॉलर पकड़ के बोलोगे कि तूने ये नहीं पढ़ाया, आई वुड नॉट टॉलरेट दैट। चलो भाई कंट्रोल है इनके हाथ में, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव कंट्रोल इन द कंपनी because they participate in management, attend and vote in general meeting and take decisions. Every shareholder has a right extend to their shareholding, right to the extent, extent है ये, extend नहीं है ये, D नहीं है ये, T है, has right extend to their shareholding, जितना शेयर वो होल्ड कर रहे हैं आपके पास उतने राइट्स हैं कंपनी के, दे आर द रियल मास्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी को चला भी यही रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट भी यही संभाल रहे हैं, कैसे, थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, खुद नहीं बैठते हैं मैनेजमेंट के लिए, लेकिन मैनेजमेंट को अपनी पावर्स डेलीगेट कर रखी है, किसकी पावर्स पे इतना उछलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, भाई शेयर होल्डर्स की पावर है, शेयर होल्डर्स ने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, आपने बोला इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं दे आर द मैक्सिमम रिस्क बेयरर्स, यानी दे बेयर द मैक्सिमम रिस्क, कैसे, आपने बता दिया सर, वापस से मत बताना, रैपट पड़ेगा या चाकू मार देंगे तुम्हारे पेट में, नहीं बता रहा भाई, आगे बढ़ रहा हूं। शॉक ऑब्जर्वर्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, भाई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे आएगा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स पे आएगा, ओनर्स हैं, मान लो किसी धंधे में नुकसान हो रहा है तो उसके मालिक को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा, कंपनी का मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स है। इनकम कम हुई, डिविडेंड कम मिलेगा, भाई मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी शेयर्स की, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी मेरी जान, थप से बैठ जाएगा, जितना पैसा लगाया था सब गया सर, नुकसान में आ गया, लॉस हो गया, कौन बेयर कर रहा है लॉस, इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा बेयर कर रहे हैं। आपने बोला ठीक है, दैट विल रिजल्ट कैपिटल लॉस, अब ये कैपिटल लॉस क्या है, मेरी मार्केट वैल्यू जो थी उस पे मेरा क्या हो गया, डिक्लाइन आ गया भाई, गिर गया, मेरा ग्राफ जो था वो यहां से यहां आ गया है, मेरे 1000 रुपए के शेयर की वैल्यू कितनी हो गई है, 200 रुपए हो गई है, कैपिटल लॉस हो गया। आपने बोला ठीक है, रेसिडुअल क्लेमेंट्स, सब कुछ बचा हुआ मैं ले लूंगा, किसी को नहीं दूंगा, कौन बोल रहा है ये हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स बोल रहा है। क्लेमेंट टू अर्निंग्स आफ्टर एक्सपेंसेस टैक्स आर पेड, जो भी टैक्स जो भी एक्सपेंसेस थे कंपनी के सब पे कर दिए कंपनी ने, कुछ नहीं रखा अपने पास, सब पे कर दिए, सबके ड्यूज दे दिए, सारे क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया, अब जो पैसा बचा है वो किसका है, वो मेरा है, मेरा मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। ठीक है, दे हैव द लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग्स, सबसे आखिरी में मिलेगा, लेकिन अगर मिला
और बहुत सारा रहा तो भी मेरा ही है। हैव एडवांटेज ऑफ रिसीविंग एंटायर लेफ्ट ओवर ऑफ अर्निंग, जो भी पैसा बचा है सब दे दो। नो चार्ज ऑन असेट, भाई इक्विटी डू नॉट गेट एनी चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी एज अ सिक्योरिटी फॉर द कैपिटल प्रोवाइडेड। कंपनी ना आपको कुछ ऐसी सिक्योरिटी नहीं दे रही है कि आपने मुझे जो पैसा दिया है ना, मैं इसके बदले में आपको सिक्योरिटी दे देती हूं। ये तो लोन हो जाएगा ना, फिर ये तो लोन हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने आपसे लोन लिया है और मैंने बदले में आपको कोई सिक्योरिटी दे रखी है, फिर इसमें ओनरशिप वाली बात कहां से आएगी? आपने बोला हाँ सही कह रहा है, ओनरशिप वाली बात नहीं आएगी इसमें, ये तो लोन हो जाएगा सर। तो कंपनी ना आपको कोई चार्ज क्रिएट करके नहीं देती है, कोई सिक्योरिटी नहीं देती है, कंपनी आपको ओनरशिप देती है कि भाई मैं तुझसे पैसे ले रही हूं, इसके बदले में मैं तुझे अपनी ओनरशिप दे रही हूं, मैं कोई चार्ज नहीं क्रिएट। अब ये चार्ज वर्ड जो है ना, ये डिबेंचर्स में हम देखेंगे, बहुत जरूरी है ये डिबेंचर्स में, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जो डिबेंचर्स होते हैं, ये आगे आने वाला है, तो इसमें हमको पता चलेगा कि मैं चार्ज को इतना जोर डालकर क्यों बोल रहा हूं। तब हम देखेंगे कि ऐसा भी होता है क्या, कंपनी चार्ज क्रिएट करती है क्या? हाँ करती है, लेकिन इक्विटी के केस में नहीं करती है। ठीक है सर। अब ये बोनस इशू, बोनस इशू क्या है? सी, तुम्हारी बुक में लिखा है कि कंपनी जो है वो फ्री गिफ्ट देती है विदाउट पेइंग एनी मनी। बोनस में क्या कर रही है कंपनी? बोनस में जो शेयर्स आपको फ्री दे रही है आपकी कंपनी, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, जो कंपनी के पहले से शेयर होल्डर्स हैं, उन्हीं को कंपनी क्या कर रही है? कंपनी फ्री में शेयर्स दे रही है। लेकिन ये ना हर किसी के लॉ समझने के, उसको इंटरप्रेट करने के ऊपर होता है कि इज दैट स्टेटमेंट ट्रू? क्या कंपनी सच में अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दे रही है? और वो भी क्यों दे रही है? देखो समझो, कंपनी जब बोनस इशू करती है, बोनस शेयर इशू करती है, बोनस शेयर वो क्यों दे रही होती है? क्योंकि उसके पास एक सरप्लस प्रॉफिट होता है, उसके पास रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। तो ये वही रिटेन्ड अर्निंग्स हैं जिसमें से आप मुझे डिविडेंड देने वाले थे, जिसमें से आप मुझे डिविडेंड देने वाले थे। मतलब ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो मेरे शेयर होल्डर्स में मैं बांटने वाली थी, यानी मैं कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये रिटेन्ड अर्निंग बांटने वाली थी। तो अब जब मैं जो डिविडेंड देने वाली थी उनको वो डिविडेंड ना देके मैंने शेयर्स दे दिए। तो आपने बोला हाँ शेयर्स फ्री में ही तो दिए, फिर नहीं ना सर, कैसे फ्री में दिए? आपने बोला कि ये डिविडेंड मुझे मिलने वाला था, तो मुझे डिविडेंड ना मिलके मुझे शेयर्स मिले, तो मेरा पैसा लगा ना, मेरे डिविडेंड का पैसा लगा ना। आपने मुझे मेरे एज शेयर होल्डर, आपने मुझे मेरे डिविडेंड की जगह आपने बोनस शेयर्स दिए, मेरे प्रॉफिट को आपने अपने पास रखा, अपने कंपनी की कैपिटल रेज कर ली और मुझे शेयर्स दे दिए। जहां मेरे पास कल कंपनी के 10 शेयर्स थे, आपने मुझे 5 शेयर और दे दिए, तो मेरे पास 15 शेयर हो गए। ठीक है, कंपनी की क्या हो गई? यहां पे मेरी शेयर होल्डिंग कितने से बढ़ गई? 5 शेयर से मेरी शेयर होल्डिंग बढ़ गई। और कंपनी का क्या फायदा हुआ? कंपनी की कैपिटल रेज हो गई, कैपिटल बढ़ गई ना। जहां कंपनी के पास मेरे जैसे 10 शेयर होल्डर्स थे, जिनके पास 10-10 शेयर्स थे, जहां पे सारे शेयर होल्डर्स को 5-5 शेयर्स उसने दिए। ठीक है, तो कंपनी की शेयर कैपिटल कितने से बढ़ गई? कंपनी की शेयर कैपिटल 50 रुपए से बढ़ गई ना। अब कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो गई भाई? कंपनी की कैपिटल 150 हो गई ना। कंपनी की कैपिटल कितनी हो गई? 150 हो गई। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या पड़ी मुझे मेरा डिविडेंड सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो जी, यहां पे लोग कैसे इस चीज को देखते हैं, कैसे इस चीज को इंटरप्रेट करते हैं, कैसे इस चीज को समझते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन जो आपका बोनस होता है, बोनस इज नॉट फ्री, यू आर गेटिंग द बोनस इन द एक्सचेंज ऑफ द डिविडेंड यू आर गोइंग टू रिसीव। आपको वो डिविडेंड नहीं मिला, लेकिन उसी की जगह आपको बोनस शेयर्स मिल गए। तो इस चीज को समझो, आपकी बुक में लिखा है इट्स अ फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट लिख के आओ, लेकिन अपने गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, अपने बेसिक में वांदा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर।
इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट बोनस शेयर्स एज फ्री गिफ्ट विदाउट पेइंग एनी मनी। कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं। ठीक है सर, मान लेते हैं आप बोल रहे हैं तो। दीज शेयर्स आर पेड आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स जो थी अल्टीमेट मेरा ही पैसा था, एज शेयर होल्डर मेरा ही पैसा था अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि बचा कुचा जो भी प्रॉफिट रहता है उस पर किसका अधिकार होता है? उसमें इक्विटी शेयर्स का इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है। तो अब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसों में से तुम अपनी कैपिटल रेज कर रही हो और अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रही हो पैसे की जगह। तो ये फ्री एक्टिविटी नहीं है यार, आपने पैसा लिया है हमसे। हाँ, आपने दिखाया नहीं है लेकिन लिया। दिस हेल्प्स टू इंक्रीज शेयर होल्डिंग एंड देयर कैपिटल। कंपनी की कैपिटल बढ़ गई, मेरी शेयर होल्डिंग बढ़ गई। ठीक है, वेल एंड गुड। भाई राइट्स इश्यू। अब राइट्स इश्यू क्या होते हैं? देखो, कंपनी डज नॉट इशू ऑल द शेयर्स एट अ टाइम। हमने देखा था हमारे कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी थी, यानी मैं मैक्सिमम कितने रुपए के शेयर्स इशू कर सकता हूं, वो हमने देखी थी हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। हमारे ऊपर वाले एग्जांपल में अगर देखें तो मान लो मेरी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो थी वो 1 करोड़ थी। अब 1 करोड़ में से मैंने कितने 40 लाख रुपए पब्लिक से लिए। अब मेरी रिमेनिंग कैपिटल कितनी बची? भाई 60 लाख रुपए के और शेयर्स इशू कर सकता हूं मैं। तो कंपनी जो है, कंपनी सारी ऑथराइज कैपिटल नहीं यूज कर सकती है। अपने बचपन में जाके याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि कंपनी को जितनी पैसों की जरूरत होती है वो उतना ही पैसा रेज करती है मार्केट से। ठीक है, तो अब कंपनी क्या कर रही है? राइट्स के केसेस में क्या होता है? राइट्स इश्यू मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से पूछती है सबसे पहले कि भाई हम हमारे कंपनी की कैपिटल जो है वो रेज करना चाह रहे हैं, तो आप हमें बताइए क्या आप चाहते हैं कि हम रेज करें और आप ही को हम और शेयर्स इशू कर दें? मतलब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ही पैसा लिया और उन्हें और शेयर्स दे दिए। जैसे बोनस में क्या हो रहा था? बोनस में हमने हमारी रिटेन्ड अर्निंग का इस्तेमाल करके अपनी कैपिटल रेज करी और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस दे दिया, शेयर्स दे दिए। लेकिन राइट्स में क्या हो रहा है? राइट्स में हम हमारे शेयर होल्डर्स से पैसा ले रहे हैं, हाँ थोड़ा कम ले रहे हैं, लेकिन आपकी कैपिटल रेज कर रहे हैं और अपने क्या आपकी शेयर होल्डिंग भी बढ़ा रहे हैं। कंपनी बोलेगी कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपने कैपिटल रेज करनी है, तो तुम बताओ तुम पैसा दे रहे हो या मैं कहीं और से ले लूं? तो शेयर होल्डर नहीं चाहेंगे ना कि उनकी जो शेयर होल्डिंग है कंपनी में वो कम हो। तो इसी को हम राइट्स इशू कहते हैं, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से और ज्यादा पैसा रेज करती है, उन्हें और ज्यादा शेयर्स ऑफर करके। देखो, इट कीप्स सम शेयर्स टू इशू इन फ्यूचर वेयर इट नीड्स एडिशनल फंड्स। ठीक है सर, कंपनी इशू सच शेयर, इट ऑफर्स दिस शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। यानी ये जो अब पैसा रेज कर रही है कंपनी, फर्दर इशू कर रही है शेयर्स का, तो ये किससे पैसा ले रही है? ये अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ले रही है पैसा, कि भाई इतना इतना पैसा लग रहा है, तुम ही लोग दे दो, बाहर नहीं जाएंगे पैसा लेने। आपने बोला ठीक है। इट कैन बी इशू एट लोअर रेट्स, आपको कम रेट में दे रही है पैसा। ठीक है, शेयर्स। राइट इश्यूज इज डन इन प्रपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जिस जिस प्रपोर्शन में अपने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, उस प्रपोर्शन में कंपनी क्या कर रही है? उनको शेयर्स इशू कर दे रही है। आपने बोला ठीक है, हम समझ गए। भाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू देखा था, ओरिजिनल वैल्यू। फेस ऑफ इक्विटी शेयर इज लो। यहां पे देखो, इसने ना यहां पे लिखा है कि फेस वैल्यू, ये फेस नहीं है, ये फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो, इट कैन बी 10 और इवन 1। लेकिन इसको समझो, यहां पे ना तुम्हारे रेफरेंस के लिए ये अपने साथ लिख के रखो कि भाई मेरी फेस वैल्यू का एक्चुअल मतलब क्या है? मेरी फेस वैल्यू का एक्चुअल मतलब है कि इट इज द ओरिजिनल, इट इज द ओरिजिनल
प्राइस set by the company when the shares are first issued. When the shares are first issued. फेस वैल्यू का मतलब क्या है? द ओरिजिनल प्राइस सेट बाय द कंपनी, द ओरिजिनल प्राइस सेट बाय द कंपनी व्हेन द शेयर्स वर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने बोला ठीक है। अब ये 10 रुपए भी हो सकती है, 1 रुपए भी हो सकती है। आपने बोला ठीक है सर। मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू हमने देखा था, जो मार्केट में हमारे शेयर की वैल्यू रहेगी, इसका सारा दारोमदार कैसे रहता है? ये इसके डिमांड और सप्लाई पे रहता है। अगर आपको मैंने हर्षद मेहता की स्टोरी बताई थी, वो अगर आपको याद हो तो ध्यान दो, वो क्या करता था? वो एक बड़े वॉल्यूम में किसी पेनी स्टॉक को, पेनी स्टॉक मतलब जो $1 से कम का स्टॉक जो होता है, उसको हम पेनी स्टॉक कहते हैं। यानी 80 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए से कम का जो भी स्टॉक प्राइस है जिसका, खैर छोड़ो, जान दो। हर्षद मेहता क्या करता था? वो एक बड़े चंक में पैसा उठाता था। कहां से? बैंक से, और उनको अपना कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर देता था। किसी भी कंपनी में एक बड़े चंक में जब पैसा डालोगे तो उसका क्या होगा? उसका रेट बढ़ेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये वही कह रहा है कि जो मेरी मार्केट वैल्यू जो रहती है, जो मार्केट प्राइस है मेरे, वो सारी डिपेंड करती है मार्केट फैक्टर पे, यानी उसकी डिमांड पे और उसके सप्लाई पे। उस हिसाब से मेरे शेयर की मार्केट वैल्यू ऊपर और नीचे होती है। आपने बोला ठीक है सर। डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट अर्न्ड और डिविडेंड। जो भी प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है, ठीक है, उस पे उसका मार्केट प्राइस डिपेंड करता है, या कंपनी डिविडेंड दे रही है जिस हिसाब से। अब जैसे एक कंपनी है वेदांता लिमिटेड, वेदांता का ना मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं जाता है कभी भी। वेदांता का शेयर जो है वो अभी शायद 230, 253, 2 इस रेंज में कहीं चल रहा है। तो इसका ना जो मार्केट वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। लेकिन ये कंपनी जो है, ये कंपनी साल में 4 बार डिविडेंड देती है। ये कंपनी साल में 4 बार डिविडेंड देती है। तो इसका जो मार्केट वैल्यू है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना डिविडेंड दे रही है, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, आपने बोला ठीक है। जितना ज्यादा प्रॉफिट, उतना ज्यादा डिविडेंड, उतनी ज्यादा डिमांड, और उतना ही आपका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज फ्लक्चुएटिंग, बता दिए, पता है हमें। इट इज मोर अपीलिंग टू स्पेक्युलेटर्स। स्पेक्युलेटर्स यानी जो सट्टेबाज होते हैं, जो स्पेक्युलेट करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं कि इसका प्राइस इतना जाएगा, इसका प्राइस उतना जाएगा। ये इक्विटी शेयर्स पे उन लोग सट्टा लगाते हैं बेसिकली। स्पेक्युलेटर्स यानी सट्टेबाज। तो इन लोगों के लिए ना ये बहुत ज्यादा अपीलिंग होता है, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है ना, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। जो इक्विटी शेयर है उसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये स्पेक्युलेटर्स के लिए, जो सट्टेबाज होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अपीलिंग होता है, बहुत ऐसा उन लोगों को चार्ज अप कर देता है। मतलब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है ये कि वो सट्टा लगा सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं? ट्रेडर्स ये तो करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस पे सट्टा लगाते हैं। आपने बोला ठीक है। कैपिटल अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन मैंने बताया आपको। कैपिटल अप्रिसिएशन यानी मेरे मार्केट प्राइस पे, जिस प्राइस पे मैंने खरीदा था, उस पे मुझे अप्रिसिएशन मिला है। मैंने आज 200 रुपए का खरीदा था, कल जाके वो शेयर जो है वो 450 रुपए का हो गया, तो मुझे 250 रुपए का जो मार्केट अप्रिसिएशन मिला है, कैपिटल अप्रिसिएशन मिला है मेरे शेयर पे, मींस इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू शेयर ड्यू टू प्रॉफिट एंड ग्रोथ ऑफ कंपनी। कंपनी ग्रोथ कर रही है, मैंने 200 का शेयर लिया था, कल वो 400 रुपए का हो गया, 200 रुपए का मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन मिल गया अपने शेयर पे अपने।
दिस विल इंक्रीज द कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जाहिर सी बात है, मैंने लगाए तो 200 थे, बदले में कितने मिल रहे हैं मुझे? 400 मिल रहे हैं। मान लो हमारे जो रोहित भाई हैं, इन्होंने क्या किया, 100 शेयर्स खरीदे टाटा के, जिसका मार्केट वैल्यू कितना था? 150 रुपए था। 150 रुपए का शेयर खरीदे, कितने शेयर्स खरीदे? 100 शेयर्स खरीदे, कितने के हो गए भाई? 15,000 रुपए के शेयर्स होल्ड कर रहा है कौन? हमारे रोहित भाई। अब रोहित भाई ने ना 5 महीने बाद इसका मार्केट वैल्यू चेक किया, भैया 250 रुपए हो गया था। 150 रुपए एक शेयर जो खरीदे थे वो 150 रुपए का था, उसका प्राइस आज क्या है? 250 रुपए हो गया है। इन्होंने क्या किया भाई, मैं तो बेच रहा हूं अपने जो 100 शेयर्स इनने खरीदे थे 150 रुपए में, 15,000 रुपए के, अब इनने 250 रुपए पर शेयर के हिसाब से 25,000 रुपए में अपने 100 शेयर्स बेच दिए। तो इन्हें क्या हुआ भाई? 10,000 रुपए का कैपिटल अप्रिसिएशन मिला इन्हें। एक शेयर पे 100 रुपए का कैपिटल अप्रिसिएशन मिला इन्हें। आपने बोला ठीक है सर। अब इक्विटी शेयर्स के ना टाइप देखते हैं हम, क्या क्या टाइप होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स के। इक्विटी शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स, एक इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब आपने बोला कि ये नॉर्मल वोटिंग राइट्स तो हमको समझा, जो तूने बोला कि नॉर्मल वोटिंग राइट्स है मतलब एक वोट में एक शेयर में एक वोट मिल जाता होगा, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली वही है इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट, यानी 1 शेयर 1 वोट। एक शेयर में आपको एक वोट मिल रहा है। लेकिन वहीं हमारा इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट की अगर हम बात करें, तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होता है? कंपनी अलाउज यू टू हैव मोर देन 1 वोट इन 1 शेयर। एक शेयर में आपके पास एक से ज्यादा वोट्स हैं। एक से ज्यादा वोट्स हैं मतलब कंपनी ने आपको दे रखा है वो अथॉरिटी की यू कैन वोट मोर देन वंस इन 1 शेयर। अब ये कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए ज्यादा वोटिंग राइट्स, हमको नॉर्मल वोटिंग राइट्स ही दे दो, हमको डिविडेंड ज्यादा दो। तो ये क्या होता है, जब आपके पास एक से ज्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं ना, तो आपको डिविडेंड कम मिलता है, आपका डिविडेंड रेट कम होता है। तो अगर आपके पास ज्यादा वोटिंग राइट्स है ना, तो आपको डिविडेंड रेट जो है वो कम मिलेगा। और कितने हो सकते हैं सर? कितने वोटिंग राइट्स हो सकते हैं एक शेयर में? मैक्सिमम 10 वोट्स। ठीक है, मैक्सिमम 10 वोट्स। 10 वोट से ज्यादा आप एक शेयर में नहीं ले सकते। एक शेयर में आप 10 वोट मैक्सिमम मिल सकते हैं आपको। तो ये होता है हमारा इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स, यानी एक शेयर में आपको एक ही वोट मिल रहा है, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट में आपको एक से ज्यादा वोट मिल रहे हैं एक शेयर में। आपने बोला ठीक है। चलो नेक्स्ट सेगमेंट में आ गए हम लोग। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ शेयर जो है वो क्या है? हमारा प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है समझते हैं। ठीक है सर, आपने बोला शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों से पहले डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों से पहले पैसा मिलेगा जब कंपनी बंद हो रही होगी। इसीलिए क्यों हम इनको प्रेफरेंस शेयर्स क्यों बोलते हैं? भाई इनके पास प्रेफरेंशियल राइट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले इन लोगों को सर्व किया जाएगा डिविडेंड। आपने बोला ठीक है भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। हमने पढ़ा था हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, कितना होगा कुछ पक्का नहीं है। लेकिन जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो इनका डिविडेंड जो है, इनको जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स्ड रेट में मिलता है, एंड दिस रेट इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। जब इन्हें प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट कर रही थी कंपनी, तभी इनको बता दिया था कि भाई आपको ना
इतने इतने परसेंट में डिविडेंड मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे कंपनी कितना ही प्रॉफिट करे, चाहे कंपनी कितना ही प्रॉफिट करे, आपको प्रॉफिट का इतना परसेंट ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये प्री डिटरमाइंड होता है, ये प्री डिसाइडेड होता है। हमारे अग्रीमेंट में जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उस पे आपको ये लिखा हुआ होता है, उसमें आपको बताया होता है कि इतने परसेंट आपको आगे जाके डिविडेंड मिलने वाला है अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो। ठीक है सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स जनरली, बट दे गेट वोटिंग राइट्स ऑन सम मैटर्स। क्या मैटर्स हैं? जो उनके इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहे हैं। अब उनके इंटरेस्ट क्या है भाई? आपने जो डिविडेंड रेट डिसाइड किया था, जो प्री डिटरमाइंड था, आपने उसको चेंज कर दिया, यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट आ जाता है। अगर भाई डिविडेंड आपने उनको नहीं दिया, कंपनी ने प्रॉफिट की है लेकिन आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, तो उनके पास वोटिंग राइट आ जाता है। भाई आपने अंडरटेकिंग सेल कर दी, यानी आपने अपने किसी बिजनेस का एक हिस्सा सेल कर दिया। मान लो रिलायंस है, रिलायंस के कितने सारे बिजनेसेस हैं, अपना टेलीकॉम सेक्टर में है उनका, जियो है, उसके बाद अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज है, पेट्रोलियम है, रिलायंस स्टोर्स देखते हैं ना हम, कितने सारे रिलायंस स्टोर्स हैं। अगर आप मान लो रिलायंस कंपनी में कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए और उन्होंने अपने बिजनेस की कोई बड़ी अंडरटेकिंग, कोई एक सेगमेंट ही बेच दिया, तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट मिल जाता है दैट दे कैन वोट। अदरवाइज दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास बेसिकली नहीं होता है वोटिंग राइट। आपने बोला ठीक है सर, मान लिए they are the co-owners of the company and do not control the company. They are the co-owners. हम उनको ओनर कहते हैं क्योंकि उनके पास शेयर्स हैं कंपनी के, उन्होंने अपना पैसा दिया है और ओनरशिप ली है, लेकिन किस फॉर्म में लिए? प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में लिए। उनके पास शेयर्स हैं कंपनी के, लेकिन वो कंपनी को कंट्रोल नहीं करते हैं। कंपनी को कंट्रोल कौन करता है? कंपनी को कंट्रोल करते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स है। दे हैव द राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, दे हैव द राइट टू वोट, दे हैव द राइट टू डिसाइड वेदर टू हैव डायरेक्टर और रिमूव डायरेक्टर। तो कंट्रोल कौन कर रहा है बिजनेस को? कंट्रोल कर रहे हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। आपने बोला ठीक है। नेचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या नेचर है भाई? कॉशियस है, जिनको सेफ्टी चाहिए ना अपने इन्वेस्टमेंट में कि भाई हाँ इतना पैसा अपने को मिल जाना चाहिए, इतना पैसा अपने को मिल जाना चाहिए तो अपन यहाँ पे रहेगा। तो दे आर कॉशियस पीपल, यानी उन लोग थोड़े से सतर्क चलते हैं, विजिलेंट हैं कि भाई हमको जबरदस्ती रिस्क नहीं लेना। वी आर नॉट इंटेंड टू बिकम ऐसा इंटेंस रिस्क बेयरर्स। हमको तुम ऐसा थोड़ा थोड़ा खिलाओ, हमको इतना इतना पैसा वापस दे देना। स्टेडी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, उनको क्या चाहिए? उनको स्टेडी रिटर्न्स चाहिए कि थोड़ा आए, कम आए, लेकिन आता रहे, आना बंद नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं। अब क्या क्या फीचर्स हैं भाई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिलता है, ठीक है, दे गेट डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये दोनों एक ही लाइन है, पता नहीं क्यों लिखा है दो दो बार, ठीक है। They will get the capital amount prior to the equity shareholders at the time of winding up of the company. पहले पैसा मिलेगा उन लोगों को जब भी कंपनी बंद होगी। फिक्स्ड रिटर्न्स हैं, एक परसेंट प्री डिटरमाइंड है, पहले ही हमने देख लिया है कि भाई इतने परसेंट में हम आपको शेयर्स देने वाले हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स्ड रेट ऑफ फिक्स्ड सम, यानी फिक्स्ड अमाउंट। आपको एक फिक्स्ड रेट दिया हुआ है, एक फिक्स्ड अमाउंट का, या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट दिया हुआ है, या तो फिक्स्ड रेट दिया है या फिक्स्ड अमाउंट दिया है कि इतना आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है, मिल जाएगा। ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, नहीं हुआ तो खड़े मत हो जाना कल को कि भाई हमको तो चाहिए, हम डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, हमको बनता है, हमको चाहिए डिविडेंड। नहीं, प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा।
डायरेक्टर्स कैन डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड इन फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, डायरेक्टर्स को लग रहा है कि भाई हमको नहीं देना अभी प्रॉफिट, कंपनी अभी क्राइसिस में है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी नहीं दे रही है प्रॉफिट, यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी उन्हें कंपेल नहीं कर सकते। नेचर नॉट परमानेंट, एक फिक्स्ड टाइम के लिए होता है, ठीक है। रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड, रिडीम हो जा रहा है मतलब कंपनी इनसे शेयर्स ले रही है और इनको पैसा दे रही है, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी इन्होंने दिया था उनको वो पैसा दे देगी कंपनी, रखती नहीं है, रिडीम कर लेती है, ठीक है। टेक्निकल वर्ड में हम इसको रिफंड करने को रिडीम करना बोलते हैं, कि आपने शेयर्स अपने वापस ले लिए और पैसा रिफंड कर दिया, ठीक है। कंपनी कैन नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर्स विच आर इररिडीमेबल, समझो, इररिडीमेबल शेयर्स नहीं दे सकती है, मतलब ऐसे शेयर्स हो सकते हैं जिसमें आपने लिखा नहीं है कि कब रिडीम होने वाले हैं, लेकिन आपको ये लिखना होगा कि रिडीमेबल हैं, कभी तो होंगे। इररिडीमेबल नहीं हो सकता, आप ये नहीं लिख सकते अपने शेयर सर्टिफिकेट में कि ये कभी रिफंड नहीं करेंगे हम इनका, ठीक है। तो कंपनी ऐसे शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है जो इररिडीमेबल है, जो कंपनी कभी रिडीम नहीं करेगी, जिसका कंपनी आपको रिफंड नहीं देगी कभी, ऐसा नहीं कर सकती है कभी। प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल नहीं इशू करती है कंपनी, ठीक है। जनरली रेज्ड एट लेटर स्टेज व्हेन कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड एंड नीड एडिशनल कैपिटल। इनिशियली हमने देखा था फंडामेंटल क्या है हमारे शेयर कैपिटल का, हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, बाद में अगर कभी हमको और ज्यादा एडिशनल कैपिटल रेज करना है तो फिर हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर देते हैं, लेकिन इनिशियली नहीं करते हैं। इट ऑलवेज जनरली इट comes when the need of additional capital is required, ठीक है सर, लेटर स्टेज में होता है। इट इज सेव कैपिटल एज रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट, फिक्स्ड रेट है, फिक्स्ड मार्केट वैल्यू रहती है इनकी, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न रहता है, हमको ज्यादा नहीं देना है, ठीक है, तो सेफ है, ठीक है सर। मार्केट वैल्यू, रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, फिक्स्ड रेट में डिविडेंड मिल रहा है आपको। मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट, इनकी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है, कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो भी कम है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है तो कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात है। कैपिटल एप्रिसिएशन कब मिलता है, जब मेरा शेयर प्राइस की मार्केट वैल्यू बढ़ती है तब मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, यहां पे फ्लक्चुएशन नहीं है, ज्यादा कम है तो कम मिलेगा। वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, जनरली नो वोटिंग राइट्स, देखा था किन किन केसेस में होते हैं, इन सर्टेन केसेस व्हेन देयर इंटरेस्ट इज अफेक्टेड तब उनको वोटिंग राइट्स हम दे देते हैं। रिस्क, भाई कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं, ज्यादा रिस्की नहीं है, ठीक है, कॉशियस इन्वेस्टर्स ही प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं, जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है वो क्या करते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं। भाई बून फॉर इन्वेस्टर ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड, बून इज वरदान, बून इज वरदान, आपके लिए वरदान है ये, कब, डिप्रेशन पीरियड में, यानी मार्केट की हालत कम लो है, मतलब मार्केट डिप्रेशन में, उस टाइम भी आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं, अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तब भी आपको क्या मिल रहा है, आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं, इसलिए ये वरदान है इन्वेस्टर्स के लिए, क्या, प्रेफरेंस शेयर्स। भाई फेस वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू जनरली 100 रुपए होती है, जनरली 100 रुपए होती है, और ये फेस वैल्यू जो है ये रिलेटिवली हाई है, किससे, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स से, हमारे इक्विटी शेयर से इनकी फेस वैल्यू ज्यादा दिख रही है ना, हमने देखा था कि इक्विटी शेयर की वैल्यू 1 रुपए, फेस वैल्यू 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए नहीं होती है जनरली, लेकिन जनरली प्रेफरेंस शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपए होती है। आपने बोला ठीक है सर। राइट्स एंड बोनस, राइट्स शेयर्स एंड बोनस शेयर हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं देते हैं, नॉट एंटाइटल्ड टू गेट ईदर ऑफ इट, यानी ना राइट्स मिलेगा ना बोनस मिलेगा, किसको मिलेगा, ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, मॉडरेट हैं भाई, कंजर्वेटिव हैं, कॉशियस हैं, मतलब पुराने ऐसा
जबरदस्ती इनको रिस्क नहीं लेना है, कॉशियस लोग हैं, मॉडरेट लोग हैं, कंजूस लोग हैं, बेसिकली कंजर्वेटिव है कि नहीं हमको ज्यादा रिस्क नहीं लेना भाई, इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टेडी रिटर्न्स, इतना ही चाहिए उनको, इससे ज्यादा नहीं चाहिए भाई। अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। मैं चाहता हूं इसको तुम लोग आराम से खाली दिमाग के साथ देखो, तो सारा जो टॉपिक है, सारा जो लॉजिक है इसका, वो तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा ये वाला टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। देखेंगे किन किन टाइप्स के हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। सो टिल देन, लव यू ऑल, पीस आउट, बाय बाय।